Hello guys, in this video we will learn about the types of threats. There are a number of e-commerce security threats. Among them we are going to discuss these threats. First is financial frauds, in which we will discuss credit card fraud, fake return and refund fraud. Second, phishing, spamming, DOS, DDoS attacks, malware, exploitation of known vulnerabilities, in which we will discuss SQL injection, cross-site scripting, bots, brute force, man in the middle, e-skimming, data breaches, weak authentication, insider threats, payment fraud. These are the topics which we will discuss. First is financial fraudsters have been giving businesses a headache. जो भी फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स हैं वो बिजनेस में काफ़ी सरदर्द बने हुए हैं. इनका क्या इफेक्ट है आप इस लिंक पर देख सकते हैं. फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जिससे आप पता कर सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स से कितनी परेशानी होती है. There are various kinds of financial frauds prevalent in the e-commerce industry. Following are the two most common of them. First is called credit card fraud. Credit card fraud, it happens when a cyber criminal uses stolen credit card data to buy products on our e-commerce store. Usually in such cases, the shipping and billing addresses vary. We can detect and control such activities in our store by installing AVS, Address Verification Systems. इस तरह के केस में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो हमारे क्रेडिट कार्ड के डेटा और इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं और जो ई-कॉमर्स स्टोर्स है वहाँ से किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. इस तरह के जो क्रेडिट कार्ड्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं इनसे बचने का एक तरीका है कि हम अपने सिस्टम पर AVS को इंस्टॉल करते हैं. दूसरा तरीका क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स में होते हैं. अनदर फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इज व्हेन द फ्रॉडस्टर steals our details and identity to enable them to get a credit card. ऐसे केस में वो हमारे सारे इंफॉर्मेशंस चुराकर क्रेडिट कार्ड की कॉपी बनाते हैं ताकि वो फ्यूचर में किसी तरह का कोई मिसयूज कर पाए. तो ये दो तरह से क्रेडिट कार्ड को हैंडल कर सकते हैं. फर्स्ट केस में हम AVS को इंस्टॉल कर बच सकते हैं और दूसरे केस में हम कोशिश करेंगे कि अपनी इंफॉर्मेशंस कहीं पर ना दें और यदि ट्रांजैक्शन करते हैं तो वैसे केस में हमारा साइट सिक्योर होना चाहिए. सिक्योर साइट के लिए हम HTTPS मेथड पे जाएंगे. सेकेंड, फेक रिटर्न एंड रिफंड फ्रॉड. सेकेंड फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं फेक रिटर्न और रिफंड फ्रॉड में. ऐसे केसेस में जो पार्टी है वो एक छोटा सा अमाउंट और कोई प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं और इस केस में वो आपसे पूरी क्रेडेंशियल्स और डेटा इंफॉर्मेशंस लेकर फ्यूचर में कोई भी मिसयूज कर सकते हैं. सम हैकर्स आल्सो एंगेज इन रिफंड फ्रॉड वेयर दे फाइल फेक रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न्स. इस तरह के फ्रॉड से हमें बचना चाहिए और यदि ऐसा ज़रूरत है तो ध्यान रखना चाहिए कि हम सही जगह से हमारा रिटर्न हो रहा है. सेकेंड थ्रेट्स हमारा होता है फिशिंग, अ टेक्निक फॉर विच अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव डेटा सच एज बैंक अकाउंट नंबर्स थ्रू अ फ्रॉडुलेंट solicitations in email or on a fake websites in which the culprit masquerades as a legitimate business or reputable persons. ऐसे केसेस में हैकर्स हैं वे बैंक अकाउंट्स और अदर इंफॉर्मेशंस चुराने की कोशिश करते हैं और वे इस अकाउंट नंबर्स पर ईमेल भेजते हैं कि भाई आप इस पर कोई ट्रांजैक्शन कीजिए या इस तरह का कोई आपको प्राइज मिला है. तो इस तरह के जो फेक वेबसाइट्स होते हैं, फेक वेबसाइट्स पर आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपको इस तरह के प्राइज या इस तरह के कोई गिफ्ट मिल रहे हैं जिस पर आप अपने क्रेडेंशियल्स को डाल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली फेक होने की वजह से आपकी क्रेडेंशियल्स की बेसिस अकाउंट्स के अमाउंट्स निकाल लेते हैं. तो
ऐसे फेक साइट से हमें बचना चाहिए। जैसा कि फिशर्स लोग कहते हैं, मछली को पकड़ने के लिए वे लोग बंसी में कुछ चारा डालते हैं और उस चारे को देख करके फिश है वो पकड़ा जाता है। ठीक उसी तरह से ये लोग कुछ ऐसे वेबसाइट्स बनाते हैं जिस वेबसाइट्स पर आपको लगता है कि इससे हमको बेनिफिट है और हम किसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन इसमें डाल दिया तो उसका वो मिसयूज करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स create fake websites or emails that appear legitimate to trick users into providing sensitive information such as login credentials, credit card details और personal information। ऐसे साइबर क्रिमिनल्स इस तरह के वेबसाइट्स बनाते हैं जो ओरिजिनल वेबसाइट से मैच करता है और आपको लगता है ये सही वेबसाइट्स है और सारा इंफॉर्मेशन आपसे वो ले लेते हैं, जिसको मिसयूज करते हैं। इसका प्रिवेंशन हो सकता है। वी एडुकेट यूजर्स अबाउट रिकॉग्नाइजिंग फिशिंग अटेम्प्ट्स एंड इम्प्लीमेंट ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम्स। अपने ईमेल में फिल्टरिंग सिस्टम डाल करके इस तरह के फिशिंग अटैक से हम बच सकते हैं, या अपने यूजर्स को ये बताएं कि किसी भी तरह का कोई गिफ्ट या इस तरह के कोई मैसेज आते हैं, आप वहाँ पे ध्यान रखें कि सही साइट्स हो, और यदि सही साइट्स आपको नहीं लगता है तो कभी भी उस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दें। नेक्स्ट है स्पैमिंग। स्पैम इज द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ द जंक मेल दैट अराइव्स ऑन आवर डोरमेट or in our post box. However, spam is more than just annoying. It can dangerous, especially if it is a part of phishing scam. हमारे पास इतने सारे जंक मेल्स और मेल्स आते हैं कि उस पर हम लोग अपना कभी कभी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। यदि ये मेल फिशिंग स्कैम से रिलेटेड है तो हम उस केस में विक्टिम बन जाते हैं। Spam emails are sent out in mass quantities by spammers and cyber criminals who are looking to do one or more of the following. ऐसे इतने सारे स्पैम मेल्स आते हैं जिनका मेन मकसद होता है मेक मनी फ्रॉम द स्मॉल परसेंटेज ऑफ रेसिपिएंट्स दैट रेस्पॉन्ड्स टू द मैसेज। वे कुछ अमाउंट आपको ट्रांसफर करने की बात करते हैं, आप अपना एक क्रेडेंशियल दीजिए, हम ये अमाउंट आपको गिफ्ट में देंगे। और इस केस में जैसे ही हम अपने क्रेडेंशियल देते हैं वो इसका मिसयूज करते हैं। रन फिशिंग स्कैम्स टू ऑब्टेन, वो फिशिंग स्कैम्स भी कर सकते हैं टू ऑब्टेन पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड मोर। स्प्रेड मैलिशियस कोड ऑनटू रेसिपिएंट्स कंप्यूटर्स, और इतना ही नहीं, वो मैलिशियस कोड भी आपके कंप्यूटर पर सेंड कर सकते हैं। सम बैड प्लेयर्स कैन सेंड infected links via email or social media inboxes. They can also leave these links in their comments or messages on blog posts and contact forms. Once we click on such links, they will direct us to their spam websites where we may end up a victim. तो ऐसे फेक वेबसाइट से हमें और ईमेल से हमें बचना चाहिए जहां पर किसी तरह का कोई गिफ्ट या किसी तरह का कोई बेनिफिट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इनका मेन मकसद होता है आपके सारे क्रेडेंशियल्स अकाउंट्स के पाना, और जिसको पाने के बाद वो मिसयूज कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा अटैक्स है और थ्रेट्स है वो है डॉस या डीडॉस, डिनायल ऑफ सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। इंटरनेट पर जब भी हम कोई सर्विस पाते हैं तो इसका स्पीड हमारा सही होना चाहिए और जो सर्विसेज हमारे हैं वो प्रॉपरली मिलने चाहिए। लेकिन कंपटीटर्स और अदर केसेस में कभी कभी ये प्रॉपर वे में काम नहीं करते। जैसे हमारा स्पीड जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं, इतनी सारी उस पर ट्रैफिक डाल दिया जाता है कि हमारी स्पीड घट जाती है। तो इस तरह की जो डिनायल ऑफ सर्विसेज है, जो भी सर्विसेज हमारी मिल रही है वो सर्विस यदि ब्रेक करता है या उसकी प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है तो ऐसे अटैक्स और थ्रेट्स को हम कहते हैं डॉस, डिनायल ऑफ सर्विसेज, और यदि ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो डीडॉस कहलाता है। इसका प्रिवेंशन है इम्प्लीमेंट डीडॉस प्रोटेक्शन सर्विसेज, यूज लोड बैलेंसिंग एंड हैव कंटीजेंसी प्लान इन प्लेस टू हैंडल इंक्रीज ट्रैफिक। यदि कभी
हमारे सिस्टम पर ऐसा लगता है कि ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ये इंक्रीज मेरे काम से हो रहा है या किसी और पर्पस से हो रहा है। तो यदि किसी और पर्पस से हो रहा है तो वैसे सर्विसेज को हम रोकने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट थ्रेट्स हमारा होता है मालवेयर। मालवेयर क्या है? मालवेयर और मैलिशियस, इसको हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, इज एनी प्रोग्राम और फाइल दैट इज हार्मफुल टू अ कंप्यूटर यूजर। मालवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर वायरसेस, इसके अंदर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर्स, रैंसमवेयर्स, इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं। These malicious programs can perform a variety of functions including stealing। इसमें कई तरह के फंक्शंस होते हैं जिनका काम होता है किसी इंफॉर्मेशन को चुराना, इनक्रिप्टिंग, कोई डेटा है उसको इनक्रिप्ट करना, और डीलिंग सेंसिटिव डेटा, अल्टरिंग और हाईजैकिंग कोर कंप्यूटिंग फंक्शंस, एंड monitoring users computer activity without their permission for ransom। ऐसे सॉफ्टवेयर्स का बेसिक मकसद होता है आपके सारी इंफॉर्मेशंस को चुराना या आपके पासवर्ड को चेंज कर देना, किसी तरह से आपको डिस्टर्ब कर किसी तरह का फिरौती के डिमांड कर सकते हैं। आपके सिस्टम्स को ब्लॉक कर देंगे, आपके पासवर्ड को हैक कर देंगे और बाद में वो मैसेज देंगे, यदि आप ये इतना अमाउंट मेरे को दें तो आपके ये पासवर्ड या अदर जो इंफॉर्मेशन से वो प्रॉपर किया जा सकता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स मालवेयर कहलाते हैं और इसमें डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, वॉर्म्स हो सकता है, ट्रोजन हॉर्सेस हो सकते हैं, स्पाईवेयर्स और रैंसमवेयर्स हो सकते हैं। मालवेयर से बचने का तरीका हो सकता है हम लोग अपने सिस्टम पर एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉल्यूशंस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। Regularly update software and educate users about the risk of downloading attachments or clicking on suspicious link। कभी भी हम लोगों को जिस लिंक की जानकारी नहीं हो उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, वैसे लिंक पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। ये हम अपने यूजर्स को इन्फॉर्म करेंगे या उनको बताएंगे कि ऐसा काम ना करें। जनरली हमारे सॉफ्टवेयर जब भी हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसे लिंक्स आते हैं जिस पर कुछ बेनिफिट शो किया जाता है और हम उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। तो ऐसे अननोन लिंक से हमें बचना चाहिए, अपने यूजर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। यही मेरा इसका प्रिवेंशन हो सकता है। और दूसरा हो सकता है एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पर। नेक्स्ट थ्रेट्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अननोन वल्नरेबिलिटीज। इस तरह के जो वल्नरेबिलिटीज होते हैं इसमें दो तरह के जनरली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अटैकर्स आर ऑन द लुकआउट फॉर सर्टेन वल्नरेबिलिटीज दैट माइट एग्जिस्ट इन आवर ई-कॉमर्स स्टोर। Often an e-commerce store is vulnerable to SQL injection or cross-site scripting। SQL इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से हमारा ये वल्नरेबल होता है और इसकी रीज़न होती है कि हम जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। यदि हम उस डेटाबेस को एक्सेस कर लें तो हम उस डेटाबेस से उस यूजर के सारे क्रेडेंशियल्स प्राप्त कर सकते हैं, उसका नेम, अकाउंट नंबर, पासवर्ड्स एटसेट्रा। इसका फुल फॉर्म होता है इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हमारे पास जो भी डेटाबेस है, हमारे साइट का जो भी डेटाबेस, जहाँ भी डेटाबेस रखा हुआ है वह डेटाबेस डिफरेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल्स होते हैं। इस सारे सॉफ्टवेयर्स में एक सॉफ्टवेयर हमारा ओरेकल है जहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये जो डेटा हमारा डेटाबेस पे रखा हुआ है, इस डेटाबेस को यदि किसी ने एक्सेस कर लिया किसी भी तरीके से तो आपकी सारी क्रेडेंशियल्स वो ले सकता है। अब इसको हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है लाइक डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल, उस सारे सॉफ्टवेयर्स में कुछ ऐसे बग्स होते हैं जिस बग्स को हैकर्स यूज करके एसक्यूएल इंजेक्शंस कर सकते हैं और इस एसक्यूएल इंजेक्शन से वो आपके उस डेटाबेस में एंटर करते हैं, आपके साइट के डेटाबेस में जाते हैं और वहाँ से आपकी सारी क्रेडेंशियल्स चुरा लेते हैं। एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन अ वेबसाइट्स कोड to inject malicious SQL queries, potential leading to unauthorized access or manipulation of the database।
तो ये जो हमारा डेटाबेस है साइट के, इस डेटाबेस में इस SQL इंजेक्शन के थ्रू जाते हैं और वहाँ से हमारी सारी इंफॉर्मेशंस रिसीव करते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका हो सकता है कि हम वैसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें जो सिक्योर हो। जैसे ओरेकल हमारा मोस्ट सिक्योर्ड डेटाबेस माना जाता है, MS SQL भी है। आप जिस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं अपने साइट के डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, उसके बारे में जानकारी रखें। एम्प्लॉय पैरामीटराइज्ड क्वेरीज, इनपुट वैलिडेशन एंड रेगुलरली ऑडिट एंड सिक्योर कोड। आप अपने डेटाबेस में पैरामीटराइज क्वेरीज कीजिए। ये क्वेरीज क्या होते हैं, SQL का हमारा पार्ट होता है। जैसे मान लें कि हमारे डेटाबेस में नेम और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, तो हम क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार का मीनिंग हो गया कि हम जिस टेबल का नाम देंगे उस टेबल का सारा इंफॉर्मेशन, यानी उस यूजर्स का नेम, उसके डिस्ट्रिक्ट और अदर जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी लिस्ट में दिखाइए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द नेम ऑफ टेबल। फ्रॉम यदि एम्प्लॉय का डेटा है तो एम्प्लॉय टेबल हो सकता है, हम इस एम्प्लॉय को यूज करती है। यदि ऐसा हमने लिख दिया तो इस एम्प्लॉय का सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, इस क्वेरीज को यूज करते हैं। तो एम्प्लॉय पैरामीटराइज क्वेरीज, इनपुट वैलिडेशंस, आप इसमें वैलिडेशंस भी डालिए ताकि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से SQL इंजेक्शंस के थ्रू हैकर्स हमारे डेटा को चुराते हैं और इससे बचने का एक ही तरीका है, ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर्स को यूज करें। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इस केस में इंजेक्टिंग malicious scripts into web pages that are then viewed by other users, potentially leading to the theft of session cookies and sensitive informations। ऐसे केस में जनरली जो हैकर्स होते हैं वो हमारे वेब पेज, जो भी वेब पेज है, उस वेब पेज के प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करते हैं, जिसका बेसिक पर्पस होता है कि हमारा सेशन कुकीज है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो हम उससे प्राप्त कर सकें और इन फ्यूचर इस सारे इंफॉर्मेशन को यूज कर हम किसी तरह का फ्रॉड कर पाए, ऐसा इन लोगों का कंसेप्ट होता है। इस तरह के वेब पेजेस, जनरली वेब पेज जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो दो चीजें होती है, एक फ्रंट एंड एंड दूसरा होता है बैक एंड। बैक एंड में जो हमारा वल्नरेबिलिटीज है वो SQL इंजेक्शन है, लेकिन फ्रंट एंड जो हमारा वेब पेज है जहाँ इंटरफेस तैयार करते हैं, वहां पर यदि किसी तरह का फ्रॉड होता है तो वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS के थ्रू हो सकता है। इसकी प्रिवेंशन है इम्प्लीमेंट इनपुट वैलिडेशन, यूज सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस एंड एम्प्लॉय कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज। इसके थ्रू हम लोग इस फ्रॉड से बच सकते हैं। नेक्स्ट थ्रेट हमारा बॉट्स है। ये एक तरह से रोबोटिक है। सम अटैकर्स डेवलप स्पेशल बॉट्स दैट कैन जाम आवर वेबसाइट्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड प्राइसेस। कभी कभी कुछ ऐसे बॉट्स, डिजिटल रोबोट हम तैयार कर देते हैं या ये हैकर्स तैयार कर देते हैं जिससे कि हमारा वेबसाइट्स पर कोई काम नहीं होता और ऐसा फील होता है कि हमारा वेबसाइट्स जाम हो गया है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। बेसिक पर्पस इस केस में होता है कि आपकी इन्वेंट्री को वो रोक देते हैं, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड प्राइसेस। आपके जाम करके जो भी इंफॉर्मेशन है इन्वेंट्री से रिलेटेड और प्राइस से रिलेटेड, उसको वो हैक करते हैं। सच हैकर्स यूजुअली आवर कंपिटिटर्स कैन देन यूज द डेटा टू लोअर द प्राइस ऑन देयर वेबसाइट्स। आपकी इन्वेंट्री और प्राइसेस जान करके वो अपने वेबसाइट्स पर उससे लेस प्राइस देते हैं ताकि आपका बिजनेस कम चले और उनका बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर पाए। इस तरह का काम जनरली हमारा कंपिटिटर्स करते हैं। देयर वेबसाइट्स टू can then use the data to lower the prices on their websites in an attempt to lower our sales and revenue। तो इस तरह से आपके साइट्स को जाम करके वहां से इन्वेंट्री और प्राइसेस का इंफॉर्मेशन लेकर आपसे कम प्राइस और इन्वेंट्री की जानकारी को फीड कर अपने साइट्स पर आपके जो बिजनेस है उसको डाउन करते हैं और अपने सेल्स और रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं, आपके सेल्स और रेवेन्यू को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के डिजिटल रोबोटिक्स से हमें बचने की कोशिश
करनी चाहिए। नेक्स्ट थ्रेड्स हमारा कहलाता है ब्रूट फोर्स। इसको हम हिट एंड ट्रायल भी कहते हैं। अ ब्रूट फोर्स अटैक इज ए ट्रायल एंड एरर मेथड यूज्ड बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू डिकोड लॉगिन इंफॉर्मेशन एंड encryption keys to use them to gain unauthorized access to systems। ऐसे केस में हम हिट एंड ट्रायल और ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करते हैं ताकि आपका पासवर्ड हम पता कर सकें। यदि हमारा पासवर्ड 2 कैरेक्टर का है और अल्फाबेट से बना हुआ है तो कोई भी 2 कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस में आ सकते हैं, ए से बी या ए सी। बार बार हम यदि ट्राई करते हैं, ए से जितने भी पॉसिबल 2 कैरेक्टर्स के हो सकते हैं उसको बनाते हैं, देन बी के कॉम्बिनेशन से कितने पॉसिबल कनेक्शंस है उसको हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम कई कॉम्बिनेशंस पर चेक करते हैं और यदि कोई कोड हमारा सक्सेस कर जाता है लॉगिन करने में तो हमें इस तरह से पासवर्ड पता चलता है जिसमें कि हम ब्रूट फोर्स को यूज कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज कर रहे हैं। यदि पासवर्ड छोटा है इमीडिएटली हम हिट एंड ट्रायल से आपका पासवर्ड डिटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी इसके लिए सॉफ्टवेयर बना होता है जो जितने पॉसिबल पासवर्ड्स हैं, 2 वर्ड 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स के हो सकते हैं, उनकी वो बार बार कंप्यूटर और डिजिटली चेक करते हैं। यदि कोई लॉगिन से हमारा साइट्स ओपन हो जाता है या हमारा पासवर्ड पता चल जाता है तो वो उस पासवर्ड को स्टोर कर लेते हैं और फ्यूचर में इस पासवर्ड को यूज कर आपको फाइनेंशियल फ्रॉड या अदर फ्रॉड्स में का विक्टिम बना दे सकते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? ऑलवेज इंश्योर टू यूज स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। कभी भी पासवर्ड यदि बनाते हैं तो सिंपल पासवर्ड नहीं रखें। सिंपल पासवर्ड को हम मैनुअल हिट एंड ट्रायल से भी पता कर सकते हैं और यदि हम इसके लिए प्रोग्राम यूज करते हैं तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को भी हम इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका होता है कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, इसमें कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स हो और साथ ही साथ ये पासवर्ड्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहना चाहिए। जनरली हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, आप ऐसा कोई पासवर्ड ना रखें जो डिक्शनरी वर्ड हो, क्योंकि डिक्शनरी वर्ड से हिट एंड ट्रायल करना आसान होता है। आप जनरली वैसे पासवर्ड्स को रखें जो डिक्शनरी वर्ड नहीं हो, लाइक ई क्यू एन, इस तरह का कुछ पासवर्ड रखें जिसमें कोई मीनिंग ना हो, X05, ऐसा कुछ पासवर्ड रखें जो इजीली समझ में ना आए और इसमें जो कॉम्बिनेशंस है वो अपर केस लेटर भी होने चाहिए, लोअर केस लेटर भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉलर, हैश, इस तरह के सिंबल्स को यदि यूज कर दें तो हमारा पासवर्ड कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे पासवर्ड्स को गेस करना बाय ब्रूट फोर्स मैन्युअली और बाय प्रोग्राम पॉसिबल नहीं होगा और डिफिकल्ट होगा। और यदि इस तरह के पासवर्ड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, इस तरह का पासवर्ड्स का यदि टाइम पीरियड हमारा 2 मंथ्स है तो आपको हर 2 मंथ्स के पहले इस तरह के पासवर्ड्स को चेंज कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट 2 मंथ तक कोई इसको इमीडिएटली या ब्रूट फोर्स के हेल्प से पता नहीं कर पाए। नेक्स्ट थ्रेड हमारा होता है मैन इन द मिडिल। जनरली जो भी कम्युनिकेशंस और ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 2 सिस्टम या 2 पार्टी के बीच होती है और इन दोनों के बीच में जो हमारा इंटरनेट है ये मीडिया बनता है। ये इंटरनेट चूंकि पब्लिकली अवेलेबल है इसलिए यहाँ से जो भी ट्रैफिक, जो भी डेटा जा रहा है, कोई भी थर्ड पार्टी इसको एक्सेस कर सकता है। यदि किसी को ए और बी के कम्युनिकेशंस का पता चल जाए तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है इस इंफॉर्मेशंस को ये थर्ड पर्सन्स रिसीव करेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर अगेन बी को दे देंगे। तो ऐसा यदि हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि जो भी मैसेज आ रहा है वो मेरा ए के थ्रू आ रहा है जो कि मेरा सही पर्सन है, लेकिन बीच में ये थर्ड पर्सन्स उस डेटा को चेंज कर इसके मैसेज को चेंज कर अपने अनुसार चेंज कर आपको सेंड कर रहे हैं। यदि कोई सामान हम परचेज कर रहे हैं और वहां पे 2 क्वांटिटी का हमने डिमांड किया लेकिन इसने कर दिया 20 क्वांटिटीज। अब ए ने भेजा था 2 लेकिन इस सी ने उसे चेंज करके 20 कर दिया। अब आप जब पेमेंट करेंगे
तो 20 का पेमेंट करेंगे और ये 20 का अमाउंट वो किसी तरीके से अपने पास रिसीव कर लेंगे। तो इस तरह का जो बीच में पर्सन्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं मैन इन द मिडिल। Interceptions of communication between two parties allows attackers to eavesdrop, modify और मैनिपुलेट डेटा। इससे बचने का एक ही तरीका है, यूज सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। जो भी हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, जनरली दो तरह के प्रोटोकॉल यूज करते हैं, HTTP एंड HTTPS। यदि आप HTTP यूज कर रहे हैं तो ये इनसिक्योर होता है, इस कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता। तो ऐसे वेबसाइट्स पर हम अपना ट्रांजैक्शन ना करें। इसके लिए हमारे पास सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं HTTPS। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके साइट्स का जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, HTTP की जगह पे HTTPS होना चाहिए। Implement strong encryption and regularly update security certificates। यदि आप सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स यूज करते हैं तो आप अपने सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स को बार बार अपडेट कीजिए। जब भी इंक्रिप्शन का काम करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होना चाहिए, जैसा कि पार्ट 1 में हमने आपको बताया था, AES, DES और भी अदर हमारे 3DES। ये सब कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट थ्रेड्स हमारा है ई स्कीमिंग। ई स्कीमिंग इन्वॉल्व्स infecting a website's checkout page with malicious software. The intention is to steal the client's personal and payment details. जनरली इस तरह के केसेस में जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो जो हमारा चेकआउट पेज है जहाँ पे हम पेमेंट के इंफॉर्मेशंस डालेंगे, उस पेज को ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है चुरा लेते हैं। इसके थ्रू वो पेमेंट डिटेल्स पता करके अपने अनुसार इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो इस तरह के थ्रेड्स से भी हमें बचना चाहिए। जब भी चेकआउट पेजेस यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान रखें कि कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर ना हो। नेक्स्ट थ्रेड्स हमारा डेटा ब्रीचेज है, जिसमें unauthorized access to a database or system leads to the theft of customer information, including personal details and financial data. Generally, unauthorized यूजर्स हमारे डेटाबेस और सिस्टम को यूज कर वहाँ से कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुराते हैं, जिसका यूज वो पर्सनल डिटेल्स और फाइनेंशियल केसेस में कर सकते हैं। इससे बचने का तरीका है, यूज इंक्रिप्शन, regularly update security measures and conduct penetration testing to identify and fix vulnerabilities। तो इस तरह के चीज़ों से बचने का कोशिश करना चाहिए। और जो भी इंक्रिप्शन मेथड्स पार्ट 1 में हमने बताया है, उसमें बहुत से डिफरेंट इंक्रिप्शन मेथड्स हैं, जिनमें सिंपल भी है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। तो कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन मेथड को ही यूज़ करें, ज़्यादा सिक्योर होगा। नेक्स्ट थ्रेड्स हमारा वीक ऑथेंटिकेशन है। यूज ऑफ वीक और इजीली गेसेबल पासवर्ड्स मेकिंग इट इजियर फॉर अटैकर्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। यदि हम अपना पासवर्ड काफ़ी वीक रखते हैं या कोई ऐसा पासवर्ड हो जो मेरे नाम से रिलेटेड हो, मेरे बैंक के नाम से या किसी रिलेटिव के नाम से हो या गाड़ी के नंबर से हो, ऐसा कुछ रखते हैं तो हैकर्स इसको इजीली गेस कर सकते हैं और वैसे केसेस में हम विक्टिम बन सकते हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम वीक ऑथेंटिकेशन ना यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, उसकी पॉलिसीज़ को यूज़ करें, इन्फोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहने का मतलब एक ऑथेंटिकेशन के सिवाय, जैसे हम अपना पासवर्ड भी रखते हैं और बायोमेट्रिक्स भी उसमें डाल दें, तो वैसे केस में हमारा ऑथेंटिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड रेगुलरली अपडेट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। आप अपने ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को हमेशा चेंज करते रहिए। जनरली कुछ लोग अपना रूल बना लेते हैं कि हर पासवर्ड में हम लास्ट में ईयर डाल देंगे या डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। ऐसा कुछ यदि आप कर रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश करना चाहिए, और यदि रखते भी हैं तो हमेशा चेंज कर दीजिए। कभी ईयर रखिए, कभी डेट ऑफ बर्थ रखिए, कुछ और रखिए। और जो पासवर्ड होने चाहिए वो काफ़ी कम्प्लेक्स और डिफरेंट सिम्बॉल्स
यूज होने चाहिए, लाइक लोअर केस, अपर केस, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स आपके पासवर्ड्स में होने चाहिए, प्लस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी अधिक होने चाहिए। जितना अधिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगा आपका पासवर्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये सब चीज़ों को यदि हम यूज करें तो हमारा ये थ्रेड्स से हम बच सकते हैं। थ्रेड्स हमारा होता है इनसाइडर थ्रेड्स। जनरली दो तरह के थ्रेड्स होते हैं, एक एक्सटर्नल थ्रेड्स होता है, दूसरा इंटरनल थ्रेड्स होते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके जो कंपिटिटर्स हैं वो उनके एक्सटर्नल थ्रेड्स का पार्ट होते हैं, जबकि वहाँ जो एम्प्लॉय है वो मेरा इंटरनल थ्रेड्स का पार्ट होता है। यदि एम्प्लॉय हमारे कोई इंफॉर्मेशंस को किसी को सेल कर दे या बता दे तो वैसे केस में ऐसे थ्रेड्स को हम इनसाइडर थ्रेड्स कर सकते हैं। अभी जनरली होता है कि हमारे ईमेल और जो मोबाइल नंबर्स हैं वो कंपनी या जिस साइट्स पर हमारा बिजनेस होता है वहाँ से वो सारा इंफॉर्मेशंस दूसरे को मिल जाता है। ये आपकी कंपनी का कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जो उसके हायर अथॉरिटीज़ को बताए बगैर उसके जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी और को सेल कर देते हैं। तो इस तरह के जो यूजर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इंटरनल थ्रेड्स का पार्ट होते हैं, और ऐसे ही थ्रेड्स को हम कहते हैं इनसाइडर थ्रेड्स। Malicious actions and unintentional mistakes by employees, contractors or business partners can compromise security. इससे बचने का तरीका हो सकता है implement access controls, conduct background checks and educate employees on security based practices. इसका एक ही तरीका हो सकता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वे में एडुकेट करें और जो एक्सेस कंट्रोल है उसको यूज करें। एक्सेस कंट्रोल कहने का मीनिंग हो गया हम अपने सिस्टम्स और रिसोर्सेज पर कई लेवल के कंट्रोल्स डालते हैं। एक यूजर लेवल होता है, उसके ऊपर हमारा अपर लेयर का लेवल हो सकता है, हायर लेवल पे हो सकता है। तो हम हर एक लेवल पर अलग अलग कंट्रोल देते हैं और इस कंट्रोल को हमेशा चेक करते रहिए। तो इससे हमारा जो इस तरह के इनसाइडर थ्रेड्स हैं उससे हम बच सकते हैं। इसके लिए जो एक्सेस कंट्रोल्स है इसको यूज किया जा सकता है और बैकग्राउंड चेक्स भी कर सकते हैं, एम्प्लॉइज को एडुकेट भी कर सकते हैं। लास्ट थ्रेड्स हमारा पेमेंट फ्रॉड है। अनऑथराइज और फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स यूजिंग स्टोलन क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशंस। जो भी अनऑथराइज पर्सन्स हैं हमारे क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन चुरा कर इसको यूज करते हैं पेमेंट के लिए। तो इससे बचने का तरीका होता है इम्प्लीमेंट सिक्योर पेमेंट गेटवेज, यूज टोकेनाइजेशंस फॉर storing sensitive card data and employ fraud detection and prevention tools. So these are the different threats